मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज मैं बात करूंगा कि नॉर्मन बोरलॉग ने ड्वार्फ वैरायटी किस तरीके से तैयार की। तो बेसिकली जो ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइमिंग था तो उस समय 1950 से 1978 के बीच का है जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर। तो 1950 का वो दौर था जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था और उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ड्रामेटिक तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में स्टार्टिंग हुई। तो उसमें क्या था, इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग ने जो प्लांट ब्रीडिंग था उसमें टेक्नोलॉजी, नॉलेज, कल्टीवेशन, मार्केट के कंबाइन एक बूस्टअप किया और उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट में मटेरियल आएगा, प्लस लोगों को रोजगार मिलेगा, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, फूड की प्रॉब्लम सब वो क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिससे सॉल्व हो रही थी। इसीलिए उन्हें जो है नॉर्मन बोरलॉग थे, उन्होंने ड्वार्फ वैरायटी तैयार की बीट की, जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, टाइमिंग कम लगता था। उन्हें इसीलिए उन्हें ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी आप बोरलॉग। तो आज उसी बारे में बात करें किस तरीके से। तो सबसे पहले क्या था कि डोरमा और फल्ट्स दो बीट वैरायटी थी जिनके बीच क्रॉस कराया गया था। तो बेसिकली पहले दो क्रॉस जो थे जापान में कराए गए थे। तो जब ये जापानी सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी डोरमा, और फल्टी जो थी वो यूएस विंटर हाई यील्ड वैरायटी थी। एक यूएस थी और एक जापान की वैरायटी थी। जब दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो हमें तीसरा में मिला था फिट्स डर्मा वैरायटी मिली थी, और ये सेमी ड्वार्फ हाई यील्ड वैरायटी थी। इसका जो था तुर्की रेड वैरायटी थी बीट की, यूएस विंटर हाई यील्ड वैरायटी थी, इससे क्रॉस कराया गया। तो इन दोनों क्रॉस के बाद हमें नॉर्मन 10 एक वैरायटी मिली थी, एक जीन मिला था देखा जाए, जो सेमी ड्वार्फ और हाई यील्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये दो ऊपर के दो क्रॉस जो थे वो जापान में कराए गए थे, बाकी गैनिस यूएस में, बाकी जितना एक्सपेरिमेंट था वो यूएस में किया गया था। तो नॉर्मन जो 10 जो जीन मिला था इसको लोकल वैरायटी से क्रॉस कराया गया, यानी कि जो नॉर्मन 10 था वो सेमी ड्वार्फ विंटर यूएस एडाप्टेड जीन था, और फिर लोकल वैरायटी यूएस की जो थी नॉर्थ वेस्ट में एडाप्टेड वैरायटी से क्रॉस कराया गया इसको। और फिर उन्हें गैनिस मिला, ये भी जो वैरायटी मिली थी इस सेमी ड्वार्फ यूएस एडाप्टेबिलिटी थी, इसको फिर लोकल जापानी वैरायटी से इसको क्रॉस कराया गया, और जो बाद में न्यू ड्वार्फ बीट मिला। तो जो उससे जो उसमें जो बीट मिला था, तो नॉर्मन के बाद जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे ये यूएसए वॉशिंगटन में किए गए थे, और नॉर्मन बोरलॉग और उनके दूसरे जो सपोर्टर वर्कर्स थे उन्होंने किए थे। तो न्यू बीट में क्या क्या खूबियां थी, क्या क्या विशेषताएं थी जो मिला था। सेमी ड्वार्फ था, हाई यील्ड था, एडाप्टेबल, रस्ट रेजिस्टेंट था, इसमें फास्ट मैच्योरिंग एंड स्प्रिंग सीजन में कल्टीवेशन था। तो बहुत सारी सब वैरायटी थी। इस वैरायटी जो नई वैरायटी मैक्सिको में प्राप्त हुई थी एनी बोरलॉग को, फिर उन्होंने उसको फार्मर्स को दिया, और इस वैरायटी से देखा कि जो प्रोडक्शन था हमारा बहुत तेजी से बढ़ा। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हाइब्रिड बीज, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इन तीन का बहुत बड़ा रोल था, जिनके कारण जो था एक ड्रामेटिकली तरीके से एग्रीकल्चर में जो वीट प्रोडक्शन था उसमें बहुत तेजी से उछाल आया और बहुत तेजी से उसमें वृद्धि हुई। तो इसी काम के लिए नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इसी काम के लिए नॉर्मन बोरलॉग को जो था 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया था प्लांट ब्रीडिंग में। तो उनका ये प्लांट ब्रीडिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से जो हमारा वीट कल्टीवेशन उससे पहले जो होता था उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था। इस ब्रीडिंग के बाद जो नई वैरायटी मिली थी मैक्सिको में, उसके बाद तेजी से वर्ल्ड में ग्रेन रिवोल्यूशन यानी जो बीट था, जो हमारे सीरियल्स प्रोडक्टिविटी थी वो तेजी से बढ़ गई। तो उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें।